आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की सोशल साइंस बुक से चैप्टर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नोट्स को पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लिखा है इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स विद चॉइस। बच्चों, इकोनॉमिक्स की शुरुआत चॉइस यानी किसी एक ऑप्शन को चुनने से होती है। हमारे सामने कई ऑप्शंस होती हैं, लेकिन हमें उसमें से डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है। लिखा है हर दिन पीपल, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स को यह डिसाइड करना पड़ता है कि वे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज यानी जो रिसोर्सेज उनके पास सीमित मात्रा में है उनका यूज कैसे करें। अब इसे दिए गए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का, कि मान लीजिए एक स्टूडेंट के पास कुछ लिमिटेड मनी है। अब उसके सामने दो चॉइस हैं। वह उस मनी से स्नैक्स खरीद सकता है या फिर उस मनी को सेव कर सकता है। उसे इन दोनों में से डिसाइड करना होगा कि मनी का यूज कहाँ करना है। इसी तरह एक फार्मर को डिसाइड करना पड़ सकता है कि अपनी जमीन पर उसे गेहूं उगाने हैं या जौ। यहाँ भी फार्मर के सामने एक चॉइस है। एक फैक्ट्री को भी चॉइस करनी पड़ती है कि वह प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल करे या फिर ज़्यादा वर्कर्स को हायर करे। इसी तरह गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि मनी को रोड्स बनाने में स्पेंड किया जाए या हॉस्पिटल पर स्पेंड किया जाए। इन सभी चॉइसेस को इकोनॉमिक्स चॉइसेस कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी नीड्स और वांट्स बहुत सारी हैं। इसीलिए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ कहाँ किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डिज़ायर आर ऑफ टू टाइप। मतलब यह बताया गया है कि हमारी ह्यूमन डिज़ायर्स यानी जो चीज़ हम चाहते हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, नीड्स और वांट्स। नीड्स वे चीज़ें हैं जो हमारे सर्वाइवल यानी जीवन जीने के लिए नेसेसरी होती हैं और एक डिसेंट लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे एग्जांपल है फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर। ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। नेक्स्ट है वांट्स आर द थिंग्स मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल और इंजॉयबल बट दे आर नॉट असेंशियल। इसका मतलब है कि वांट्स वे चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल यानी आरामदायक और मज़ेदार बनाती हैं, लेकिन वे असेंशियल यानी जीवन जीने के लिए ज़रूरी नहीं होती। इसके एग्जाम्पल है मोबाइल फ़ोन्स, कार्स, डिज़ाइनर क्लोथ्स, लग्जरी वेकेशंस। ये हमारी वांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये चीज़ें लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल या इंजॉयबल बना सकती हैं, लेकिन ये बेसिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह बताई गई है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, यानी इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे ही हमारी एक इच्छा पूरी होती है यानी तो उसके बाद एक नई इच्छाएं पैदा हो सक जाती हैं। इसी वजह से इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है जबकि उन्हें पूरा करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेड रिसोर्सेज एंड स्केर्सिटी। लिखा है कि अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई यानी पूरा करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अब यहाँ रिसोर्सेज के टाइप बताए गए हैं। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी वे रिसोर्सेज जो नेचर से मिलते हैं, जैसे ज़मीन, पानी, जंगल, मिनरल्स, कोल्स। ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी इंसानों द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज, इनमें है मशीन्स, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। द फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब यह प्रोडक्शन के चार तरीके बताए गए हैं, चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए गए हैं। फर्स्ट लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल और फोर्थ टेक्नोलॉजी। यानी प्रोडक्शन के लिए इन सभी चार मेन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है स्केर्सिटी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है स्केर्सिटी। इसमें लिखा है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड मात्रा में होती हैं, जबकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। रिसोर्सेज की इसी शॉर्टेज यानी कमी को स्केर्सिटी कहा जाता है।
तो आसान भाषा में समझे तो हमारी वांट्स बहुत सारी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज की इसी कमी को स्केर्सिटी कहते हैं, और इसी स्केर्सिटी की वजह से लोगों को चॉइस करनी पड़ती है। हमें डिसाइड करना पड़ता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ किस चीज़ में किया जा सके। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव यूसेस ऑफ रिसोर्सेज। लिखा है कि एक ही रिसोर्स का यूज़ अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इसी को यहाँ अल्टरनेटिव यूसेस ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू समझाया गया है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है लैंड कैन बी यूज्ड फॉर फार्मिंग, फैक्ट्रीज और स्कूल। मतलब एक ही ज़मीन का इस्तेमाल कई अलग अलग कामों के लिए हो सकता है। ज़मीन पर फार्मिंग की जा सकती है, फैक्ट्रीज बनाई जा सकती है या स्कूल बनाया जा सकता है। इसी तरह मनी का यूज़ भी अलग अलग जगह किया जा सकता है। मनी को फूड, क्लोथ्स या एजुकेशन पर स्पेंड किया जा सकता है, उन पर खर्च किया जा सकता है। इसी तरह स्टील का यूज़ व्हीकल्स बनाने में, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में, मशीन बनाने में किया जा सकता है। इसीलिए एक ही रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूसेस हो सकती हैं। लेकिन जब हम किसी रिसोर्स का एक यूज़ चूज़ करते हैं तो हमें उसका दूसरा पॉसिबल यूज़ छोड़ना पड़ता है। यानी अगर अवेलेबल ऑप्शन में से हमने एक ऑप्शन को चूज़ किया तो दूसरा ऑप्शन हमें छोड़ना पड़ेगा। इसे यहाँ ट्रेड ऑफ कहा जाता है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी हम कोई चॉइस करते हैं तो उसके कारण हमें कोई दूसरा वैल्यूएबल ऑप्शन यानी कोई दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन छोड़ना पड़ता है। अब इसी से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बनता है। डेफिनेशन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स दैट इज सैक्रिफाइस्ड व्हेन अ चॉइस इज मेड। यानी जब भी हम कोई चॉइस करते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट अल्टरनेटिव्स यानी दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है उसे छोड़ना पड़ता है। इसी वैल्यू को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। अब इसे दिए गए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फार्मर का एग्जाम्पल, मान लीजिए एक फार्मर के पास लिमिटेड लैंड है और उस लैंड पर वह या तो बार्ली यानी जौ उगा सकता है या फिर वीट यानी गेहूँ उगा सकता है। यानी उसके सामने दो चॉइसेस हैं, या तो वे गेहूँ उगाए या फिर जौ। अगर फार्मर अपनी लिमिटेड लैंड का ज़्यादा हिस्सा बार्ले उगाने के लिए यूज़ करता है तो वह वीट कम प्रोड्यूस कर पाएगा। तो ज़्यादा बार्ले प्रोडक्शन करने के लिए फार्मर जितनी वीट की प्रोडक्शन छोड़ रहा है वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी इस एग्जाम्पल में चॉइस बार्ले की ग्रोथ के बराबर है। मतलब जो किसान ने बार्ले यानी जो चुना उसे चॉइस कहा जाएगा, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है जो उसने गिव अप कर दिया यानी वीट। की पॉइंट में लिखा है कि एवरी डिसीजन हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसीलिए बच्चों हर डिसीजन के साथ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जब लिमिटेड रिसोर्सेज में से हम किसी एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो हमें कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ना पड़ता है, और ये छोड़ा हुआ ऑप्शन ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। इसमें लिखा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी PPC एक ग्राफ है जो हमें यह दिखाता है कि हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली यानी सही और पूरा यूज़ करके दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन कितनी मात्रा में प्रोड्यूस किए जा सकती हैं। यानी PPC कर्व की मदद से हम यह समझ सकते हैं कि अवेलेबल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करके दो अलग अलग गुड्स का कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है। फीचर्स ऑफ PPC हमें दो गुड्स का मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन यानी अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल है वह दिखाता है। कर्व के ऊपर मौजूद हर पॉइंट रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज़ को शो करता है। ग्राफ में जैसे A, B, C, D और E पॉइंट्स कर्व पर हैं, ये पॉइंट्स बताते हैं कि अवेलेबल रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है। अगर हम एक गुड का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं तो दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। ग्राफ में भी गुड X और गुड Y दिखाए गए हैं। जैसे जैसे
एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ता है तो दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। पीपीसी का कर्व नीचे की तरफ जाता है, यानी इसमें डाउनवर्ड स्लोप है। यह डाउनवर्ड स्लोप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शो करता है। जो पॉइंट पीपीसी कर्व के अंदर होते हैं वे रिसोर्सेज के इनएफिशिएंट यूज, यानी रिसोर्सेज का पूरी तरह या सही तरीके से यूज ना होने को शो करते हैं। ग्राफ में पॉइंट पी कर्व के अंदर है, इसीलिए यह इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को दिखाता है। जो पॉइंट पीपीसी कर्व के बाहर होते हैं उन्हें हमारे करंट रिसोर्सेज, यानी अभी हमारे पास मौजूद रिसोर्सेज के साथ अचीव नहीं किया जा सकता। ग्राफ में पॉइंट क्यू कर्व के बाहर है, इसीलिए करंट रिसोर्सेज के साथ उस लेवल का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। लिखा है कि अगर बेटर टेक्नोलॉजी और मोर रिसोर्सेज कैन शिफ्ट प्रोडक्शन टू हायर लेवल इन द फ्यूचर, यानी अगर फ्यूचर में हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी आ जाए या रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाए तो प्रोडक्शन को हायर लेवल तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पीपीसी कर्व। पीपीसी इंडिविजुअल्स यानी लोगों, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स को इकोनॉमिक डिसीजंस समझने और फैसले लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड ट्रेड ऑफ। पीपीसी हमें ट्रेड ऑफ समझने में हेल्प करता है, यानी एक ऑप्शन चूज करने पर हमें दूसरे ऑप्शन में क्या छोड़ना पड़ेगा। यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, यह अवेलेबल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, मेक बेटर इकोनॉमिक डिसीजन। पीपीसी की मदद से बेटर इकोनॉमिक डिसीजन यानी ज़्यादा सही इकोनॉमिक फैसले लेने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है टाइम ऐसा स्केर्स रिसोर्स। बच्चों कि केवल लैंड, मनी ये दूसरी चीज़ें ही लिमिटेड नहीं होती, टाइम भी एक लिमिटेड रिसोर्स है। हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होता है, इसीलिए टाइम को भी एक स्केर्स रिसोर्स माना जाता है। हर व्यक्ति के पास एक दिन में केवल 24 घंटे होती हैं, किसी के पास एक दिन में इससे ज़्यादा समय नहीं होता। अगर आप अपना कुछ टाइम स्टडी करने में स्पेंड करते हैं तो उसी सेम टाइम को आप टीवी देखने या गेम खेलने में भी यूज़ नहीं कर सकते, यानी एक ही टाइम को एक साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। इसीलिए जिस एक्टिविटी को आप दूसरी एक्टिविटी चूज़ करने की वजह से छोड़ते हैं उसकी वैल्यू आपके टाइम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग समझेंगे। लिखा है कि इकोनॉमिक वर्ड ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है। यहाँ इसे दो पार्ट्स में समझाया गया है। ओइकोस यानी हाउस होल्ड यानी घर या परिवार, निमेन यानी मैनेजमेंट या किसी चीज़ को मैनेज करना। इसीलिए इकोनॉमिक्स का मीनिंग हुआ एक हाउस होल्ड यानी घर का मैनेजमेंट करना। जिस तरह एक फैमिली की इनकम लिमिटेड होती है और वह अपनी अलग अलग नीड्स को पूरा करने के लिए उस लिमिटेड इनकम को मैनेज करती है, उसी तरह कंट्री भी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज करती है ताकि अपने लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई यानी पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इकोनॉमिक्स स्टडी। अब क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं। आंसर है इसका जवाब कि इकोनॉमिक्स में हम यह स्टडी करते हैं कि जब लोगों के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं लेकिन उनकी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, उनकी इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं, तब वे अलग अलग चॉइस कैसे करती हैं। इकोनॉमिक्स यह भी एक्सप्लेन करती है कि इकोनॉमी में अलग अलग पार्ट्स एक साथ कैसे वर्क करती हैं। अब यहाँ बताया गया है कि इकोनॉमिक्स किन चीज़ों को स्टडी करती है। हाउ पीपल अर्न इनकम एंड वेजेस, यानी इकोनॉमिक्स यह स्टडी करती है कि लोग इनकम और वेजेस यानी अपनी कमाई कैसे अर्न करते हैं। हाउ वेल्दी एंड रिसोर्सेज आर शेयर्ड इन सोसाइटी, यह भी स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स में कि सोसाइटी में वेल्थ यानी धन और रिसोर्सेज किस तरह शेयर किए जाते हैं। हाउ प्राइसेस आर डिसाइडेड इन मार्केट्स, इकोनॉमिक्स में यह भी स्टडी किया जाता है कि मार्केट्स में अलग अलग चीज़ों की प्राइसेस कैसे डिसाइड होती हैं। हाउ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक्स यह भी समझाया जाता है इकोनॉमिक्स में कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इकोनॉमी की ग्रोथ में किस तरह हेल्प करती हैं। और लास्ट, हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट जॉब्स, प्राइसेस एंड डेवलपमेंट,
यानी इकोनॉमिक्स यह भी स्टडी करती है कि गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ और इंटरनेशनल ट्रेड का जॉब प्राइसेस और डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डाटा इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। तो इसमें लिखा है कि इकोनॉमिक डिसीजंस केवल गैस वर्क यानी अंदाज़ा लगाकर नहीं लेने चाहिए, ये डिसीजन फैक्ट्स और डाटा के आधार पर लिए जाने चाहिए। अब यहाँ बताया गया है कि फैमिलीज, गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इकोनॉमिक्स डाटा का यूज़ किस तरह करती हैं। फर्स्ट है फैमिलीज। फैमिलीज अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस यानी महीने की कमाई और खर्चों की प्लानिंग करती हैं। फैमिलीज डाटा और अपनी इनकम को देखकर डिसाइड करती हैं कि उन्हें फूड, एजुकेशन, मेडिसिन, इंटरटेनमेंट और सेविंग पर कितना मनी स्पेंड करना है। नेक्स्ट गवर्नमेंट्स टैक्स कलेक्शन, पॉपुलेशन और इकोनॉमिक रिपोर्ट से जुड़े डाटा को स्टडी करती है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर गवर्नमेंट्स यह प्लान करती है कि रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और वेलफेयर स्कीम पर कितना स्पेंड करना है। नेक्स्ट बिजनेसेस मार्केट डिमांड यानी मार्केट में किसी चीज़ की कितनी डिमांड है और कस्टमर प्रेफरेंस यानी कस्टमर का क्या पसंद करती हैं, इससे स्टडी करती हैं। इस डाटा के आधार पर बिजनेसेस डिसाइड करती हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स बनाने हैं और कितनी क्वालिटी में प्रोड्यूस करनी है और उनकी क्या प्राइस रखनी है। नेक्स्ट है इकोनॉमिस्ट सर्वेस, रिपोर्ट्स और रिसर्च से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। फिर वे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करती हैं और गवर्नमेंट्स या बिजनेसेस और उन प्रॉब्लम्स के लिए बेटर सॉल्यूशन सजेस्ट करती हैं। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ वर्क ऑफ इकोनॉमिस्ट। चलिए अब हम समझते हैं इकोनॉमिस्ट यानी इकोनॉमिस्ट की नॉलेज रखने वाले एक्सपर्ट किन किन एरियाज में काम करती हैं। तो लिखा है कि इकोनॉमिस्ट किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट यानी देश की ग्रोथ और प्रोग्रेस में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। यहाँ इकोनॉमिस्ट के काम और 4 मेन आइडियाज में बताया गया है। फर्स्ट, पॉलिसी मेकिंग। इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को टैक्सेस, सब्सिडीज, पब्लिक स्पेंडिंग और वेलफेयर स्कीम्स के बारे में एडवाइस देती हैं। यानी गवर्नमेंट्स को कहाँ टैक्स से रिलेटेड डिसीजन लेनी है, कहाँ सब्सिडीज देनी है, पब्लिक के लिए मनी कहाँ स्पेंड करना है और वेलफेयर स्कीम्स को लेकर क्या डिसीजंस लेनी है, इन चीज़ों में इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को एडवाइस देती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंस। इकोनॉमिस्ट इन्वेस्टर्स यानी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करती हैं। वे फाइनेंशियल रिस्क यानी मनी और फाइनेंस से जुड़े रिस्क को मैनेज करने में भी हेल्प करती हैं। थर्ड है रिसर्च एंड एजुकेशन। इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी में होने वाली इकोनॉमिक चेंजेस को स्टडी करती हैं। वे नए आइडिया डेवलप करती हैं और स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ाते भी हैं। नेक्स्ट है बिजनेस कंसल्टिंग। इसमें लिखा है कि इकोनॉमिस्ट कंपनीज को अपना प्रोडक्शन इंप्रूव करने, कॉस्ट कम करने और फ्यूचर की ग्रोथ प्लान करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें लिखा है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एक एनुअल रिपोर्ट यानी हर साल तैयार की जाने वाली रिपोर्ट है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इस इकोनॉमिक सर्वे को यूनियन बजट से पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में अलग अलग एरिया से जुड़े इन्फॉर्मेशन शामिल होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर यानी खेती से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, इंडस्ट्रीज से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, सर्विस सेक्टर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर से इन सभी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। लिखा है कि इकोनॉमिक सर्वे देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है, यानी इकोनॉमिक्स ने कैसे परफॉर्म किया इसकी जानकारी देता है। ये फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौक़ों और चैलेंजेस यानी मुश्किलों को हाईलाइट करता है। इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट को यूनियन बजट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। यह इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को सिटीजन्स यानी देश के लोगों के लिए समझाना आसान बनाता है। नेक्स्ट है की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स।
इसमें लिखा है कि बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड एवरी इकोनॉमिक मस्ट मेक इम्पोर्टेंट डिसीजन। हम पहले भी समझ चुके हैं कि इंसानों की इच्छाएं अनलिमिटेड है, यानी कभी ख़त्म नहीं होती, जबकि हमारे रिसोर्सेज कम मात्रा में हैं। इसी कारण हर इकोनॉमी को कुछ इम्पोर्टेंट फैसले लेने पड़ती हैं। ये इकोनॉमिक डिसीजन 3 मेन क्वेश्चंस पर बेस्ड होते हैं। फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 क्वेश्चंस हर कंट्री को अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को वाइसली यानी समझदारी से यूज़ करने में हेल्प करती हैं। अब इन्हीं के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ करके क्या प्रोड्यूस किया जाए। इस क्वेश्चन में 2 बातें पूछी जाती हैं। कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाने चाहिए और उन्हें कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए अगर हम किसी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो यूजुअली किसी दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। एग्जाम्पल के जरिए समझिए कि एक फार्मर को अलग अलग क्रॉप्स में से चॉइस करनी पड़ सकती है, जैसे शुगर केन और राइस या मिलेट्स और पल्सेस। यानी फार्मर को डिसाइड करना पड़ सकता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ शुगर केन और राइस के लिए करे या मिलेट्स और पल्सेस के लिए। नेक्स्ट है चूजिंग शुगर केन। अगर फार्मर शुगर केन यानी गन्ना चूज करता है तो यहाँ उसके कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं। एडवांटेज है हायर प्रॉफिट। शुगर केन चूज करने से हायर प्रॉफिट्स यानी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। सपोर्ट द शुगर इंडस्ट्री, क्रिएट मोर इनकम इन शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट है चूजिंग मिलेट्स एंड पल्सेस। अब दूसरी तरफ अगर फार्मर मिलेट और पल्सेस यानी मोटे अनाज और दाल चूज करता है तो उसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं। सेव वाटर, यानी अनाज और दाल चूज करने से वाटर सेव होता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव सोइल फर्टिलिटी, यानी मोटे अनाज और दालों को चूज करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को इम्प्रूवमेंट मिलती है। बेटर फॉर द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, सपोर्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फार्मिंग, मतलब लंबे समय तक चलने वाली फार्मिंग को सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसी एग्जाम्पल से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फिर से समझाया गया है। लिखा है कि अगर फार्मर शुगर केन को चूज करती हैं तो उन्हें मिलेट्स और पल्सेस उगाने में से मिलने वाले इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स छोड़ने पड़ती हैं। जिस बेनिफिट को एक चॉइस करने के कारण छोड़ना पड़ता है उस सेक्रीफाइस्ड बेनिफिट को यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा गया है। यानी शुगर केन चूज करने पर मिलेट्स और पल्सेस से मिलने वाले इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स छोड़ना उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेम क्वेश्चन अप्लाइड एवरीवेयर, मतलब कि व्हाट टू प्रोड्यूस वाला यही क्वेश्चन केवल फार्मिंग में नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि उसे कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है। इसी तरह गवर्नमेंट को फैसला करना पड़ता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ हाईवे, हॉस्पिटल या स्कूल बनाने के लिए किया जाए। इसीलिए हर डिसीजन में एक ट्रेड ऑफ होता है, यानी जब अवेलेबल रिसोर्सेज में से एक ऑप्शन चूज किया जाता है तो किसी दूसरी ऑप्शन को छोड़ना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है वे किन लोगों के लिए प्रोड्यूस की जाएंगी। इस क्वेश्चन में मेनली ये बातें पूछी जाती हैं। हु विल यूज़ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है उन्हें कौन इस्तेमाल करेगा। हु विल रिसीव द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में मिलने वाले बेनिफिट्स यानी उनके फ़ायदे किसे मिलेंगे। लिखा है कि अब बच्चों सभी लोग एक जैसे नहीं होते, अलग अलग लोगों की सिचुएशन और रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है। लोगों के इनकम लेवल यानी उनकी कमाई अलग अलग हो सकती है। लोगों की नीड्स यानी ज़रूरतें अलग हो सकती है। उनकी प्रीफ्रेंस यानी पसंद भी अलग हो सकती है। लाइफस्टाइल यानी रहन सहन ये भी अलग हो सकता है। इसीलिए प्रोड्यूसर्स को डिसाइड करना पड़ता है कि वे कंज्यूमर के किस ग्रुप के लिए अपने प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं। अब इसी बात को शूज़ के एग्जाम्पल से समझाया गया है। एग्जाम्पल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज़। फर्स्ट, स्कूल शूज़। स्कूल शूज़ मेड फॉर स्टूडेंट्स। ये शूज़ स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल यानी मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं।
अफोर्डेबल यानी इनकी प्राइस ऐसी रखी जाती है कि इन्हें आसानी से खरीदा जा सके। कंफर्टेबल फॉर डेली यूज़, क्योंकि स्टूडेंट्स इन्हें रेगुलरली यूज़ करती हैं इसीलिए डेली यूज़ के लिए कंफर्टेबल होती हैं। सेकंड, ऑफिस शूज़। ऑफिस शूज़ वर्किंग प्रोफेशनल्स यानी काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए बनाई जाती हैं। ये शूज़ कंफर्टेबल होने के साथ साथ फॉर्मल भी होते हैं। इनकी क्वालिटी बेटर होती है और ये अक्सर लेदर यानी चमड़े के बनी होती हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स शूज़। स्पोर्ट्स शूज़ एथलीट्स और फिटनेस लवर्स के लिए बनाई जाती हैं। ये लाइट वेट यानी कम वजन की होती हैं, हल्की होती हैं। ये फ्लेक्सिबल यानी आसानी से बेंड हो सकती हैं। इनमें रबर सोल्स दिए जाती हैं जिससे बेटर ग्रिप और सपोर्ट मिलता है। इसके बाद है कैजुअल शूज़ और स्लीपर्स। कैजुअल शूज़ या स्लीपर्स रोज के इस्तेमाल के लिए बनाए जाती हैं। ये कंफर्टेबल होती हैं और बजट फ्रेंडली होती हैं। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ मटेरियल्स। अब अलग अलग कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग केवल शूज़ का टाइप ही नहीं बल्कि उन्हें बनाने में यूज़ होने वाले मटेरियल्स भी अलग अलग हो सकती हैं। जैसे अलग अलग कंज्यूमर्स को उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग डिफरेंट मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। लेदर का यूज़ ज़्यादा प्रीमियम ऑफिस शूज़ बनाने में किया जाता है, जबकि रबर और सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ स्पोर्ट्स शूज़ और अफोर्डेबल फुटवियर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स स्टडी। अब प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्ट बनाने का डिसीजन लेने से पहले कुछ चीज़ों को स्टडी करता है, जैसे कंज्यूमर डिमांड। वे कंज्यूमर डिमांड देखते हैं यानी कंज्यूमर किस चीज़ के लिए कितनी ज़्यादा डिमांड कर रही हैं। सेकंड, इनकम लेवल। थर्ड, मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड का मतलब है कि इस समय क्या चल रहा है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, लोगों को कि मतलब क्या खरीदना चाहती हैं। इससे रिसोर्सेज की वेस्टेज यानी रिसोर्सेज को बेकार में वेस्ट होने से कम करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यह क्वेश्चन केवल बिजनेस प्रॉफिट या बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाएगा सिर्फ इसके बारे में नहीं है। यह क्वेश्चन यह भी पूछता है कि प्रोडक्शन का बेनिफिट किसे मिलना चाहिए। क्या प्रोडक्शन का फ़ायदा केवल वेल्दी पीपल या अमीर लोगों के एक छोटे ग्रुप को ही मिलना चाहिए, या उसका फ़ायदा सोसाइटी की लार्ज पॉपुलेशन यानी समाज के ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए। इसीलिए फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी केवल एक इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसलिए फॉर होम टू प्रोड्यूस केवल एक इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं है बल्कि यह एक सोशल क्वेश्चन भी है। थर्ड, हाउ टू प्रोड्यूस। अब बच्चों इकोनॉमिक का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ टू प्रोड्यूस यानी गुड्स को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए। जब यह डिसाइड कर लिया जाता है कि क्या प्रोड्यूस करना है तो अगला क्वेश्चन आता है कि प्रोड्यूस कैसे करना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ती हैं। कौन सा प्रोडक्शन मेथड यानी उत्पादन करने का तरीका यूज़ किया जाए ये पता लगाना पड़ता है। थर्ड, अवेलेबल रिसोर्सेज को किस तरह कंबाइन करके यूज़ किया जाए। फोर्थ, प्रोडक्शन में ज़्यादा वर्कर्स का यूज़ किया जाए या ज़्यादा मशीन का। इसका एम यह है कि गुड्स को एफिशिएंटली यानी रिसोर्सेज का सही यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाए और प्रोडक्शन की कॉस्ट जितनी पॉसिबल हो उतनी कम रखी जाए। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन। इस मेथड में वर्कर्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और मशीन्स कम यूज़ की जाती हैं। इसके फीचर है कि इसमें ज़्यादा ह्यूमन लेबर यानी लोगों की काम की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसमें मशीन्स का यूज़ कम होता है। यह मेथड तब सूटेबल होता है जब लेबर कम कॉस्ट में और आसानी से अवेलेबल हो। यह उन प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट है जिनमें स्किल और क्राफ्ट्समैनशिप यानी हाथ के कुशलता के साथ काम करने की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल हैं इसके एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट यानी खेती और हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें। नेक्स्ट है कैपिटल इंटेंसिव। दूसरा मेथड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन है। इस मेथड में मशीन्स, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का ज़्यादा यूज़ होता है और वर्कर्स कम यूज़ किए जाते हैं। इसके फीचर हैं, इसमें ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत होती है। मशीन्स के यूज़ से गुड्स को जल्दी प्रोड्यूस किया जाता है। यह लार्ज स्केल प्रोडक्शन यानी बहुत बड़ी मात्रा में गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए सूटेबल है।
इसमें प्रोडक्ट्स में यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी एक जैसी क्वालिटी मिलती है। एग्जाम्पल है स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अब क्वेश्चन आता है कि कोई बिजनेस कैसे डिसाइड करेगा कि उसे लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव में से कौन सा प्रोडक्शन मेथड यूज करना है। लिखा है कि बिजनेस कई फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद अपना प्रोडक्शन मेथड चूज करता है। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर मशीन एक्सपेंसिव है तो बिजनेस ज़्यादा लेबर का यूज़ करती हैं, लेकिन अगर मशीन अफोर्डेबल है यानी कम कॉस्ट में अवेलेबल है तो बिजनेसेस ऑटोमेशन को प्रेफर करती हैं। सेकंड, टेक्नोलॉजी अवेलेबल, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो मशीन्स का यूज़ ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी लिमिटेड है तो मैनुअल वर्क यानी लोगों द्वारा किए जाने वाले काम की ज़रूरत बढ़ जाती है। नेक्स्ट, थर्ड है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कस्टमाइज या डेंजर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए स्किल वर्कर्स यानी काम में स्किल रखने वाले वर्कर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जिन्हें बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाना होता है उन्हें मशीन्स की मदद से बेहतर तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है अवेलेबल एंड कॉस्ट ऑफ लेबर, अगर वर्कर्स कम कॉस्ट में और आसानी से अवेलेबल हैं तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन सूटेबल होता है, लेकिन अगर लेबर कॉस्टली है या आसानी से अवेलेबल नहीं है तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन एक बेटर ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के डिसीजंस भी यह इफेक्ट करते हैं कि कौन सा प्रोडक्शन मेथड यूज़ किया जाएगा। इसमें तीन शामिल हैं मेथड्स, लेबर लॉ यानी वर्कर्स और लेबर से जुड़े नियम, मिनिमम वेज यानी वर्कर्स को दी जाने वाली इनकम, इंसेंटिव्स फॉर यूजिंग मशीन, मशीन का इस्तेमाल करने में दिए गए जाने वाले इंसेंटिव्स। ये इस तरह गवर्नमेंट रूल्स और पॉलिसीज़ भी बिजनेस के प्रोडक्शन मेथड को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सिस्टम एंड हाउ चॉइसेस आर मेड। इकोनॉमिक सिस्टम वह तरीका है जिसके थ्रू कोई कंट्री गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन को ऑर्गेनाइज करती है। यह प्रोडक्शन का मतलब है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है उन्हें लोगों तक पहुंचाना और कंजप्शन का मतलब है लोगों द्वारा उन गुड्स या सर्विसेज का यूज़ करना। इकोनॉमिक सिस्टम हमें इकोनॉमिक्स के उन 3 बेसिक क्वेश्चंस का आंसर देने में हेल्प करता है जिन्हें हमने अभी पहले समझा था। यह है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। किसी कंट्री में किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम होगा यह मेनली 2 बातों पर डिपेंड करता है। रिसोर्सेज का ओनर कौन है यानी रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में है, एंड हु मेक इकोनॉमिक डिसीजंस और इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक फैसले कौन लेता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें सभी मेजर यानी सभी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैसले गवर्नमेंट लेती है, मतलब इकोनॉमी से जुड़े बड़े बड़े फैसले गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। अब देखते हैं कि द गवर्नमेंट डिसाइड्स, यानी अब देखते हैं कि प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या क्या डिसाइड करती है। यह है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस, यानी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे। हाउ मच विल बी प्रोड्यूस, उन गुड्स और सर्विसेज को कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाएगा यह भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हाउ गुड्स विल बी प्रोड्यूस, गुड्स को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा इसका डिसीजन भी गवर्नमेंट लेती है। हु विल रिसीव द गुड्स, प्रोड्यूस किए गए गुड्स किन लोगों को मिलेंगे। एट वाट प्राइस द गुड विल बी सोल्ड, और गुड्स को किस प्राइस पर सेल किया जाएगा, किस प्राइस पर बेचा जाएगा। प्लान्ड इकोनॉमी में कंट्री के ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। यहाँ इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, लैंड, फैक्ट्रीज, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट, यानी इन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट के पास होता है। प्राइवेट ओनरशिप इज़ वेरी लिमिटेड, यानी इस सिस्टम में प्राइवेट ओनरशिप बहुत लिमिटेड होती है, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट बिजनेसेस के पास रिसोर्सेज का ओनरशिप बहुत कम होता है।
Businesses follow the plans and targets set by the government instead of market demand. इस सिस्टम में बिजनेसेस मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग अपने फैसले नहीं लेते, बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए सेट्स, प्लान और टारगेट्स को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। Focus on national priorities. The government can use resources for important sectors like, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अवेलेबल रिसोर्सेज को कंट्री के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में यूज़ कर सकती है, जैसे डिफेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, बेसिक पब्लिक नीड्स में। यानी गवर्नमेंट रिसोर्सेज को उन एरिया में यूज़ कर सकती है जो कंट्री और पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रिड्यूसिस इनइक्वालिटी। Since the government control the distribution of resources, it can reduce the gap between rich and poor. क्योंकि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसीलिए गवर्नमेंट रिच और पुअर यानी अमीर और गरीब लोगों के बीच के गैप को कम कर सकती है। इसीलिए प्लान्ड इकोनॉमी का एक एडवांटेज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ असेंशियल गुड्स। इस सिस्टम में बेसिक गुड्स और सर्विसेज सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जा सकती हैं, भले ही उनकी इनकम कम हो। यानी कम इनकम वाले लोगों तक भी असेंशियल यानी जरूरी गुड्स और सर्विसेज पहुंची जा सकती हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ अ प्लान्ड इकोनॉमी। लेस कंपटीशन। इस सिस्टम में प्राइवेट बिजनेस को बहुत कम फ्रीडम मिलती है, इसी वजह से बिजनेसेस के बीच कंपटीशन कम होता है। नेक्स्ट, स्लो इनोवेशन। जब कंपटीशन कम होता है तो बिजनेसेस के पास अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव करने या न्यू आइडियाज़ डेवलप करने की मोटिवेशन भी कम हो सकती है। इसीलिए इनोवेशन यानी नई चीज़ें और आइडियाज़ को डेवलप करने की स्पीड स्लो हो सकती है। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट प्लानिंग। यानी लोगों की ज़रूरतें और पसंद समय के साथ चेंज हो सकती हैं। गवर्नमेंट को हर समय इन नीड्स, चेंजिंग नीड्स और प्रेफरेंस की पूरी जानकारी हो यह जरूरी नहीं है। इसकी वजह से दो प्रॉब्लम हो सकती हैं, शॉर्टेज ऑफ सम गुड एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कुछ गुड्स की कमी हो सकती है और रिसोर्सेज का वेस्टेज हो सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेड इकोनॉमिक फ्रीडम। प्लान्ड इकोनॉमी में पीपल और बिजनेसेस के पास अपने इकोनॉमिक डिसीजंस खुद लेने की आज़ादी बहुत कम होती है। यानी इकोनॉमी के मेजर डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, इसीलिए इंडिविजुअल्स यानी हर एक लोग और बिजनेसेस को इकोनॉमिक फ्रीडम लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें एग्जांपल है फॉर्मर सोवियत यूनियन, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। नेक्स्ट है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें ज़्यादातर इकोनॉमिक डिसीजंस प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी आम लोग और प्राइवेट बिजनेसेस लेते हैं। यानी क्या खरीदना है, क्या प्रोड्यूस करना है और बिजनेसेस किस तरह चलाना है, ऐसे ज़्यादा डिसीजंस गवर्नमेंट की जगह लोग और बिजनेसेस लेते हैं। मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड यानी बहुत कम होता है। गवर्नमेंट इकोनॉमी के हर डिसीजंस को खुद कंट्रोल नहीं करती। इस सिस्टम के गवर्नमेंट के कुछ मेन काम होते हैं, जैसे गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था को बनाए रखती है। गवर्नमेंट लोगों और बिजनेसेस के प्रॉपर्टी राइट्स यानी उनकी प्रॉपर्टी से जुड़े अधिकारों की रक्षा करती है। गवर्नमेंट यह इंश्योर करती है कि मार्केट्स में फेयर कंपटीशन यानी सही और फेयर तरीके से कंपटीशन बना रहे। गवर्नमेंट मार्केट को प्रॉपर्टी चलाने के रूल्स बनाती है। इसे बहुत आसान तरीके से समझे तो मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक रेफरी की तरह काम करती है। जैसे रेफरी रूल्स को फॉलो करवाता है, वैसे ही गवर्नमेंट मार्केट के रूल्स को मेंटेन करती है। लेकिन एक्चुअल इकोनॉमिक डिसीजन मेनली बायर्स और सेलर्स लेते हैं। नेक्स्ट है हु ओन्स द रिसोर्सेज। अब क्वेश्चन है कि मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्सेज का ओनरशिप किसके पास होता है। लिखा है कि मार्केट इकोनॉमी में ज़्यादातर रिसोर्सेज प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनी के पास होते हैं। इसमें एग्जाम्पल हैं जैसे फैक्ट्रीज, शॉप्स, लैंड, बिजनेसेस। यानी इनका ओनरशिप मेनली प्राइवेट पीपल और कंपनीज के पास होती हैं, यानी यही इनके मालिक होते हैं।
नेक्स्ट है हाउ आर डिसीजंस मेड। लिखा है कि इकोनॉमी के 3 बेसिक क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इनके डिसीजंस मेनली डिमांड और सप्लाई के थ्रू होते हैं। अब इसमें कंज्यूमर और प्रोडक्शन का रोल समझते हैं। कंज्यूमर यानी चीज़ें खरीदने वाले लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है। कंज्यूमर्स की डिमांड प्रोड्यूसर्स को बताती है कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, यानी जिस प्रोडक्ट की कंज्यूमर्स में डिमांड होती है, इच्छाएं होती हैं, प्रोड्यूसर उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शंस के डिसीजंस लेते हैं। प्रोड्यूसर कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स तैयार करते हैं। अलग अलग प्रोड्यूसर एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, इसके लिए वे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने और प्राइसेस कम करने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। फर्स्ट, इकोनॉमिक फ्रीडम। मार्केट इकोनॉमी में लोगों को इकोनॉमिक डिसीजंस लेने की आज़ादी होती है। लोग अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग जो चाहे चीज़ें खरीद सकती हैं। लोग और बिजनेसेस डिसाइड कर सकती हैं कि वे क्या प्रोड्यूस करना चाहती हैं। लोग अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जॉब्स और बिजनेसेस चूज कर सकती हैं। इसी फ्रीडम को यहाँ इकोनॉमिक फ्रीडम कहा गया है। नेक्स्ट है हेल्दी कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन बिजनेस को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए इनकरेज करता है। बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, वे प्राइसेस कम करने की कोशिश करते हैं। बिजनेसेस मार्केट में न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती हैं और प्रोडक्शन में बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करने की कोशिश करती हैं। इस तरह मार्केट इकोनॉमी में हेल्थी कंपटीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। लिखा है कि मार्केट इकोनॉमी में प्राइसेस डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होती हैं। इससे रिसोर्सेज वहां जाने में हेल्प करती हैं जहां उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए मार्केट इकोनॉमी का एक एडवांटेज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज का सही और यूजफुल तरीके से यूज़ करना है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी। फर्स्ट, इनकम इनइक्वालिटी। जिन लोगों के पास ज़्यादा मनी होती है उनकी परचेसिंग पावर यानी चीज़ खरीदने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसी वजह से इस बात को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कि मार्केट में क्या प्रोड्यूस किया जाए। इसे यहाँ इनकम इनइक्वालिटी यानी इनकम में असमानता से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ पब्लिक गुड्स। प्राइवेट बिजनेसेस कुछ पब्लिक सर्विस प्रोवाइड्स नहीं कर सकते या उन्हें प्रोवाइड करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते, जैसे क्लीन एयर, नेशनल डिफेंस, बेसिक एजुकेशन। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये सर्विसेज प्राइवेट बिजनेसेस के लिए हाईली प्रॉफिटेबल यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले नहीं होते। इससे पब्लिक गुड्स की शॉर्टेज हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है मोनोपोली। कभी कभी कोई एक कंपनी इतनी पावरफुल हो सकती है कि वह मार्केट पर कंट्रोल करने लगे। इसी सिचुएशन को यहाँ मोनोपोली कहते हैं। जब एक कंपनी मार्केट पर ज़्यादा कंट्रोल करने लगती है तो कंपटीशन कम हो सकता है और प्राइसेस बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट है मार्केट फेलियर। मार्केट इकोनॉमी में पुअर पीपल, एल्डरली पीपल और डिसेबल्ड पीपल को गुड्स और सर्विसेज मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर लिमिटेड है, यानी चीज़ें खरीदने की क्षमता कम हो सकती है उनकी। इसे यहाँ मार्केट फेलियर के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ मार्केट इकोनॉमी, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और हांगकांग। नोट, इवन दीज कंट्रीज हैव सम गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन देयर इकोनॉमीज। यहाँ बताया गया है बच्चों कि यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि इन कंट्रीज़ की इकोनॉमीज में भी कुछ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट की रोल होती हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होता है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी तरह इकोनॉमी से बाहर नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें मार्केट इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी दोनों शामिल होती हैं, दोनों के फीचर होते हैं। यानी इसमें केवल प्राइवेट सेक्टर ही इकोनॉमी में काम नहीं करती और ना ही सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी केवल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों पार्टिसिपेट करती हैं।
मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट बिजनेसेस और गवर्नमेंट दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी दुनिया की सबसे कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। फीचर्स की बात करें, रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले देखते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर्स का क्या रोल होता है। प्राइवेट बिजनेसेस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब प्राइवेट बिजनेसेस अलग अलग गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। वे बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू प्रॉफिट अर्न करती हैं। प्राइवेट बिजनेसेस के होने से मार्केट में कंपटीशन को इनकरेज किया जाता है। प्राइवेट बिजनेसेस इनोवेशन यानी न्यू आइडियाज़ और न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर आती हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मार्केट्स को रेगुलेट करती है, यानी मार्केट को रूल्स के अकॉर्डिंग चलाने का काम करती है। गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती है और उनके इंटरेस्ट की रक्षा करती है। गवर्नमेंट यह इंश्योर करती है कि मार्केट्स में फेयर कंपटीशन बना रहे। गवर्नमेंट लोगों के लिए अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स चलाती है। गवर्नमेंट लोगों को पब्लिक गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टुगेदर। लिखा है कि पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर दोनों इकोनॉमी में मिलकर काम करती हैं। कभी कभी दोनों सेक्टर्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन भी करती हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स और सर्विसेज होती हैं जो सभी लोगों के लिए यूज़ के अवेलेबल होती हैं। सभी लोगों के यूज़ के लिए अवेलेबल होती हैं। अगर कोई एक व्यक्ति इन पब्लिक गुड्स या सर्विसेज का यूज़ करता है तो इससे दूसरे लोगों के लिए उनकी अवेलेबिलिटी कम नहीं होती। जैसे रोड्स, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट, पुलिस सर्विसेज, बेसिक एजुकेशन, ये यहाँ पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। नेक्स्ट है व्हाट डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक गुड्स। अब क्वेश्चन है कि पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड करती है। जवाब है कि प्राइवेट कंपनी यूजुअली ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती। इनके यहाँ दो रीज़न दिए गए हैं। फर्स्ट, इन सर्विसेज से प्राइवेट कंपनी के लिए आसानी से प्रॉफिट अर्न करना मुश्किल होता है। साथ ही लोगों को इन गुड्स और सर्विसेज का यूज़ करने से रोकना डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए गवर्नमेंट सभी सिटीजन्स के बेनिफिट यानी सभी लोगों के फ़ायदे के लिए पब्लिक गुड प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट, कंबाइंस द बेस्ट फीचर, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी और प्लान इकोनॉमी दोनों की यूजफुल फीचर को कंबाइन करती है। यह प्राइवेट बिजनेसेस और कंपटीशन को इनकरेज करती है। साथ ही इसमें पब्लिक वेलफेयर यानी लोगों की भलाई के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट देने का रोल भी मिलता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। मिक्स्ड इकोनॉमी का दूसरा एडवांटेज इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिसमें प्राइवेट बिजनेसेस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रमोट करती हैं, जैसे इनोवेशन यानी न्यू आइडियाज़ और न्यू डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी बिजनेस और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना, एम्प्लॉयमेंट यानी लोगों के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करती है। गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करती है, लोगों के लिए हेल्थ केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और लोगों के लिए अलग अलग वेलफेयर स्कीम चलाती है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट रूल बनाती है। ये रूल्स कंज्यूमर की रक्षा करते हैं। गवर्नमेंट रूल्स के थ्रू मार्केट में फेयर कंपटीशन बना रहता है और मार्केट्स में ट्रांसपेरेंसी यानी चीज़ों को क्लियर और खुले तरीके से रखने को इनकरेज किया जाता है। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया, चाइना और जर्मनी और स्वीडन। नेक्स्ट लास्ट नोट लिखा है कि इवन कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सिंगापुर हैव गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट मेकिंग देयर इकोनॉमीज पार्शियली मिक्स्ड, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स और सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में भी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का कुछ इन्वॉल्वमेंट यानी पार्टिसिपेशन होता है। इस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनकी इकोनॉमी की भी पार्शियली मिक्स्ड यानी खुद कुछ हद तक मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर रखती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज इकोनॉमिक इवोल्यूशन।
लिखा है कि इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी मिलने के बाद इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे समय के साथ बदलती गई। इंडिया की इस इकोनॉमिक जर्नी को दो मेजर फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सेकंड, इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब इन्हीं को एक एक करके पढ़ते हैं। लिखा है पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947-1991 स्टेट लेड अप्रोच। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद इंडिया ने ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जो काफ़ी हद तक प्लान्ड इकोनॉमी के सिमिलर था। इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का मेन रोल था, यानी इकोनॉमी से जुड़े बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते थे। मेन फीचर्स, द गवर्नमेंट कंट्रोल मेजर इंडस्ट्रीज। मेजर यानी बड़ी और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था। रिसोर्सेज को कहाँ और कैसे यूज़ किया जाएगा यह सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू डिसाइड किया जाता था। बिजनेसेस को काम करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। इस सिस्टम को यहाँ लाइसेंस राज कहा गया था। इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को मेनली पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस यानी गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती थी। इसमें शामिल थे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टील, हैवी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज दिस अप्रोच अडोप्टेड। अब क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस के बाद इस तरह का अप्रोच क्यों अपनाया गया। जवाब है गवर्नमेंट के कुछ मेन एम्स थे। गवर्नमेंट चाहती थी कि कंट्रीज में इंडस्ट्रीज जल्दी डेवलप हो। गवर्नमेंट का एम कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करना था। साथ ही कंट्री की बड़ी और पुअर पॉपुलेशन को बेसिक नीड्स यानी ज़रूरती चीज़ें प्रोवाइड करना भी इसका एम था। नेक्स्ट टॉपिक है द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। इसमें लिखा है कि 1991 में इंडिया में एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस यानी बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इसके कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थे कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो गए। इन्फ्लेशन यानी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ने की प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड भी स्लो हो गई थी। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इकोनॉमी में मेजर इकोनॉमिक चेंजेस यानी बड़े बड़े बदलाव जरूरी हैं। इसके बाद आया इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने 1991 में इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए। मेन रिफॉर्म, रिड्यूस अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल्स यानी इकोनॉमी और बिजनेसेस पर जो अननेसेसरी कंट्रोल थे उन्हें कम कर दिया गया। लाइसेंस राज का काफ़ी हिस्सा रिमूव कर दिया गया, यानी बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट परमिशन से जुड़े बहुत से कंट्रोल कम कर दिए गए। प्राइवेट बिजनेसेस और इंटरप्रेन्योरशिप यानी अपना बिजनेस शुरू करने और चलाने को इनकरेज किया गया। इंडिया में ज़्यादा फॉरेन ट्रेड यानी दूसरे देशों के साथ ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी दूसरे देशों से आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ किया गया। इन चेंजेस की वजह से अलग अलग इंडस्ट्रीज में कंपटीशन बढ़ाया गया। नेक्स्ट है इंडिया टुडे। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद इंडिया धीरे धीरे एक मार्केट ओरिएंटेड मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया, यानी इंडिया की इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों का रोल है, साथ ही मार्केट का रोल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स। लिखा है कि प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स अलग अलग गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। ये लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं। प्राइवेट सेक्टर्स कंपटीशन और इनोवेशन यानी नए आइडियाज़ और नई चीज़ों को डेवलप करने को प्रमोट करते हैं। इसके बाद है रोल ऑफ द गवर्नमेंट। लिखा है रेगुलेट मार्केट्स, यानी गवर्नमेंट मार्केट्स को रेगुलेट करती है, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग मार्केट्स को चलाने में रोल निभाती है। गवर्नमेंट लोगों को पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स चलाती है। गवर्नमेंट कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और गवर्नमेंट कंट्रीज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। तो आज गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों मिलकर इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पर हमें जो भी हमने पढ़ा तीनों प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, इनके कंपैरिजन दिखाए गए हैं इस टेबल में।
इसको आप आसानी से पढ़ सकती हैं और समझ सकती हैं। तो आज के नोट्स यहीं पर कंप्लीट होती हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में मैं और नोट्स अपलोड कर सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।